नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के एक और नवगठित जिले को लेकर। पिछली क्लास में भी हमने बात की थी नीम का थाना जिले को लेकर, और आज अपन बात करने वाले हैं कोटपुतली बहरोड जिले को लेकर। एक एक बात को समझेंगे, देखेंगे कि वहां से बनने वाले आगामी भर्ती परीक्षाओं में नए क्वेश्चन किस आधार पर बनेंगे, कैसे बनेंगे, एक एक बात को समझते हैं, देखते हैं। उसके गठन से लेकर उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक स्वरूप, उन सब चीजों को समझेंगे। उससे पहले कि आप सभी विद्यार्थी हैं, आपका स्वागत है गुरु क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यह आपका अपना एक छोटा सा परिवार है जिसमें लगातार हम आपके लिए मेहनत करते जा रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। हमारा जो आज का सेशन है, हम बात करेंगे कोटपुतली बहरोड जिले। कोटपुतली बहरोड जिला। ठीक है, अब देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझते चलना। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके गठन को लेकर कि इसका गठन कब हुआ। तो देखो बच्चों, न केवल कोटपुतली बहरोड बल्कि राजस्थान के 17 नवगठित और 2 पूर्णतः पुनर्गठित जो 19 जिले गठित हुए हैं, उन सभी का गठन एक ही दिन हुआ है। कैबिनेट ने इनको मंजूरी दी थी, वो था 4 अगस्त 2023, और इनका गठन हुआ है वो 7 अगस्त 2023। तो गठन की डेट याद रखनी है आपको, 7 अगस्त 2023। चलो, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वे कोटपुतली बहरोड जिले का गठन है वो कितने जिलों से हुआ। क्या कहोगे, इसका गठन है वो दो जिलों से हुआ है। अब आपसे पूछेगा भैया वो 2 जिले ऐसे कौन कौन से हैं जिन्होंने एक नया जिला बना दिया। आप क्या कहोगे साहब, उसमें एक तो अलवर जिला है। कौन सा जिला है? अलवर जिला। यानी कि कुछ क्षेत्र कहां से लिए गए? अलवर जिले से लिए गए, और कुछ क्षेत्र कहां से लिए गए? जयपुर जिले से लिए गए। फिर इन क्षेत्रों को मिलाकर ये एक नया जिला हमारे सामने आता है। चलो, अब कोटपुतली बहरोड जिले का गठन किया गया तो इसमें कुल कितने उपखंड और कितनी तहसीलें बनाएगी। सबसे पहली बात है, आपको उनकी संख्या याद रखनी है। आफ्टर दैट उनके नाम याद रखने हैं। उसके बाद आपको याद रखना कि कौन तहसील, कौन उपखंड किस जिले से लिए गए हैं। तीनों बात अपने आप में है। तो देखो, कोटपुतली बहरोड जिला है, इसमें यदि आपसे उपखंड पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप कहते हैं कि साहब 7 उपखंड हैं। यदि आपसे हिसाब से तहसीलें पूछी जाती हैं तो आप क्या कहोगे साहब, तहसीलें इस जिले में कुल 8 है। तो दोनों संख्या के रूप में तो पहले याद रखना आपको, इसमें उपखंड 7 और तहसीलें कितनी हैं? 8 तहसीलें। चलो, अब देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि भैया 7 उपखंड कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको इन उपखंड के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या कहोगे, इसमें जो 7 उपखंड है ना, उनमें नंबर 1 पे यदि मैं आपसे बात करता हूं तो आप लिख दो बहरोड। हालांकि ऐसा कोई इनका सीक्वेंस नहीं है कि आपको सीक्वेंस देना, नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है। लिख देता हूं बहरोड। क्लियर है? एक उपखंड है। दूसरे की बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं नीम राना। कौन सा? नीम राना। नंबर 3 पे यदि मैं बात करता हूं तो बानसूर। नंबर 4 पे यदि मैं बात करता हूं तो नारायणपुर। नंबर 5 पे यदि मैं बात करता हूं तो कोटपुतली। नंबर 6 पे यदि मैं बात करता हूं तो पावटा। और नंबर 7 पे यदि मैं बात करता हूं तो क्या कहोगे, विराटनगर। नंबर 7 पे बात करता हूं तो विराटनगर। इस तरीके से 7 तो आपको ये उपखंड याद रखने हैं। अब देखो, समझने वाली बात ये है, ये जो 7 उपखंड है ना, इसमें से ये 4 उपखंड कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं
अलवर जिले से। कहां से लिए गए हैं? अलवर जिले से लिए गए हैं। और ये जो 3 उपखंड हैं, ये 3 उपखंड कहां से लिए गए हैं? जयपुर जिले से, जयपुर जिले से। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इनमें 7 उपखंडों में टोटल तहसीलें कितनी हैं? 8 हैं। वो 8 तहसीलें देख लो कौन कौन सी हैं, समझना उनको, ऐसे नहीं। तो बहरोड उपखंड में जो तहसील आती है वो तहसील भी कौन सी है? क्या कहोगे? बहरोड। तो देखो जैसे ही उपखंड याद हुआ तहसील बहुत इजी याद हो जाएगी आपको। नीमराणा, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, नीमराणा उपखंड में कितनी तहसीलें आती हैं? आप क्या कहोगे? साहब इसमें 2 तहसीलें आती हैं। ठीक है, एक तो कौन? नीमराणा, और दूसरी कौन? मांडन। मांडन। और ये मांडन एक नवगठित तहसील है। मांडन कैसी तहसील है? नवगठित। पहले ये मांडन एरिया है, ये नीमराणा तहसील में ही आता था, लेकिन इस जिले का गठन किया गया तो इसे एक नई तहसील और बना दिया गया। बानसूर में क्या कहोगे? बानसूर, बानसूर। और नारायणपुर में नारायण, नारायण। नारायणपुर में नारायणपुरी है, नारायण। इस तरीके से आपने देखा अलवर जिले से तहसीलें कितनी ली गई हैं? 5। उपखंड कितने लिए गए हैं? 4। कौन से उपखंड में 2 तहसीलें हैं? नीमराणा में, नीमराणा और मांडन, जिसमें से नवगठित तहसील कौन सी है? मांडन। इसके अलावा देखो कोटपुतली में, कोटपुतली तो सीधा सीधा जवाब दे सकते हो, या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पावटा में पावटा, पावटा में पावटा। और विराटनगर में विराट नगरी है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा आपको। तहसील और उपखंडों में सिर्फ एक बदलाव है, 7 उपखंड 7 तहसीलें भी है एज, लेकिन उनमें से एक और तहसील मांडन है। इस तरीके से 8 तहसीलें आपके सामने। ये तो इसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर आता है। अब आपसे पूछा जाए कोटपुतली बहरोड जिला है, ये सीमावर्ती जिला है या आंतरिक जिला है? क्या कहोगे? यह अंतरराज्यीय सीमा पर है, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिला है, स्थित जिला है। ठीक है, कौन सी सीमा पर स्थित जिला है? अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिला है। और ये किसके साथ सीमा बनाता है? क्या कहोगे? हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ? हरियाणा के साथ। चलो अब देखो एक इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूं सभी विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों, ये जो राजस्थान ज्योग्राफी का थ्योरिकल बेस है, यहाँ मैं आपको यूट्यूब पर कुछ जिला दर्शन दे रहा हूं, लेकिन यदि आपको संपूर्ण राजस्थान पढ़ना है नवीनतम जिलों के आधार पर, बिल्कुल पूर्णतया परिवर्तित और 100% सत्यापित यदि राजस्थान पढ़ना है, तो आप गुरु क्लासेज जयपुर, गुरु क्लासेज जयपुर, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लो। इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको राजस्थान ज्योग्राफी का संपूर्ण अध्ययन थ्योरिकल रूप से करवाया जा रहा है। देखो यूट्यूब पे कुछ जिला दर्शन मिलेगा। हाँ, मैं क्वेश्चंस की सीरीज लगातार रखूंगा कि किस तरीके से आगामी भर्ती परीक्षाओं में बनने वाले क्वेश्चन, लेकिन एक बड़े स्तर पर यदि उन क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी करनी है तो फिर आपको एक थ्योरिकल रूप से राजस्थान ज्योग्राफी को जरूर पढ़ना है। तो निश्चित रूप से आप पढ़ सकते हैं। उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें समझने की कोशिश करते हैं कोटपुतली बहरोड जिले के बारे में। अब देखो या सुनो, इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ नीमराणा को। नीमराणा है, ये कोटपुतली बहरोड जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। एक बात तो बोलो, ये याद रखोगे, बोलो यस और नो।
सेकेंडरी बात क्या याद रखनी है, यहां पर कुछ विदेशी इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे जापानी जोन, कोरिया जोन। तो यहां पर आपको जापानी जोन औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलता है, औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहां से कोरियाई जोन औद्योगिक क्षेत्र भी आपको देखने को मिलता है। कौन सा? कोरियाई जोन औद्योगिक क्षेत्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा देखो, नीमराणा को राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क घोषित किया गया है। इसे राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क घोषित किया गया है। ठीक है। अच्छा, ये राज्य का तीसरा है, तो राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कौन सा हुआ? यदि पहला पूछा जाए क्या कहोगे? सीतापुरा। और ये कहां पर है? जयपुर में, जो 1997 में इसे डेवलप किया गया था। तो राजस्थान का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां पर है? सीतापुरा, जयपुर में। और यदि आपसे पूछा जाए दूसरा कहां पर है, तो क्या कहोगे? बोरनाडा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। और ये कहां पर है? ये है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। पहला भी याद हो गया, दूसरा भी याद हो गया, और याद हो गया मुझे तीसरा भी। क्लियर है? इतनी सी बात इसके बारे में याद रखनी। अगली बात देखो नीमराणा की बात करता हूं। तो ये जो नीमराणा है, ये रियासत काल में नीमराणा, यदि मैं बात करूं रियासत काल की बात करता हूं, तो रियासत काल में ये एक ठिकाना था। आपने पढ़ा कि राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसमें 19 देशी रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश का विलय हुआ। जो 3 ठिकाने विलय हुए थे, उनमें से एक ठिकाना कौन था? नीमराणा। एक लावा था, एक कुशलगढ़ था। ठीक है। तो वर्तमान में ये नीमराणा ठिकाना रियासत काल का आज कोटपुतली, बहरोड जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नीमराणा का दुर्ग भी याद रखना। नीमराणा में क्या है? दुर्ग भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नीमराणा में आपको नीमराणा की बावड़ी भी देखने को मिलेगी। और नीमराणा की बावड़ी को राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित किया गया है। नीमराणा की बावड़ी, इसे राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित किया गया है। क्लियर है? इतनी सी बात। इसके अलावा देखो, मैं एक और इस जिले की, पहले वो अलवर जिले के रूप में देखते थे, आज हम उसको कोटपुतली, बहरोड जिले के रूप में देखते हैं। वो है एक प्रसिद्ध घटना, नीमू चाणा घटना। ये नीमू चाणा घटना बहुत ऐतिहासिक प्रसिद्ध घटना है, जो किसानों से रिलेटेड थी। ये भी कौन से जिले में हुई? क्या कहोगे? कोटपुतली, बहरोड जिले में। ध्यान रखना, नीमू चना घटना, ये क्या घटना थी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नीमू चना घटना, ये नीमू चना क्या है बेटा? एक गांव है, और ये गांव है, ये बानसूर तहसील में है। बानसूर तहसील में है। यहाँ पर कुछ किसान हैं, वो आंदोलन कर रहे थे जो जंगली सूरों को लेकर, और उन किसानों की सभा पर बिना सूचित किए गोलियां चला दी थी। बड़ी संख्या में शहीद हो गए थे किसान इस घटना में।
ये घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी 14 मई 1925 को ये घटना हुई थी। और इस घटना को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। हत्याकांड की संज्ञा दी। क्वेश्चन पूछता भैया कि गांधी जी ने राजस्थान की कौन सी ऐतिहासिक घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से सुमेलित या उससे तुलना की थी या उसकी संज्ञा दी थी? आप क्या कहोगे? नीमूचाना। कहां पर है? बानसूर तहसील में, कोटपुतली बहरोड जिले में। ये घटना 14 मई 1925 को हुई थी। इसके अलावा देखो, अपने राजस्थान में सर्वाधिक सलेटी पत्थर ये कहां से? ये मांडन तहसील से, जो कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड जिले में। एक बात ये याद रखनी। अगली महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, इस जिले में जिलानी माता का मंदिर। ठीक है, ये कहां पर है? बहरोड में है। कहां पर है? बहरोड में है। और यहाँ पर मुर्रा नस्ल का पशु मेला भी बहरोड में लगता है, जो विशेषकर भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। ये घटना भी आपने, ये मंदिर भी याद रखना। जिलानी माता का मंदिर कहां पर है? क्या कहोगे? और बहरोड जिले में है। ठीक है, हालांकि जिलानी माता का एक मंदिर, मूल मंदिर या उनका जन्म स्थान पर भी जो झुंझुनू जिले में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपने कोटपुतली में अल्ट्राटेक सीमेंट का एक संयंत्र देखा होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसका क्या लगा हुआ है कि संयंत्र या मैं कहूं कि कारखाना लगा हुआ कोटपुतली बहरोड में। यहां से ये कारखाना ना, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है, जो कोटपुतली में अल्ट्राटेक सीमेंट का लगा हुआ है। ठीक है, देखो दो चीजें हैं, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कोटपुतली बहरोड अल्ट्राटेक सीमेंट का, लेकिन सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है? तो क्या कहोगे? जेके सीमेंट। जेके सीमेंट के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। इंडिविजुअली यदि एक प्लांट की बात करता है तो क्या कहते हो आप? कोटपुतली बहरोड में। लेकिन यदि पर्टिकुलर संपूर्ण कंपनी की बात करें तो जेके कंपनी। क्लियर है? इतनी सी बात और याद रखना। अब देखो, इसके अलावा आपने एक और महत्वपूर्ण घटना पढ़ी थी बच्चों, और वो घटना थी कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को लेकर आपने बात की थी। बोलो यस और नो। और उसमें आपने देखा था एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन कि आपका भालोजी गांव, कौन सा गांव? भालोजी गांव को लेकर। सुनना ध्यान से, भालोजी गांव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कहां पर है? कोटपुतली में है। और यहां प्रधानमंत्री कुसुम सौर ऊर्जा योजना के तहत देश का पहला सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया था। कौन से गांव में? भालोजी गांव में, जो कहां पर पड़ता है? कोटपुतली में पड़ता है। क्लियर है? वो जिला पूछे तो कोटपुतली बहरोड, तहसील पूछे तो कोटपुतली। अब देखो, एक और महत्वपूर्ण बात करता हूं मैं आपसे, और वो बात है इस जिले की दो प्रमुख नदियां। तो ध्यान रखना, कोटपुतली बहरोड जिले की दो प्रमुख तहसीलें। एक बार रुको, बाहर से थोड़ा सा साउंड आ रहा है, मैं उस साउंड को शांत कर देता हूं, कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बेंस फैल रहा है बच्चों। ठीक है, हाँ अब ठीक है। और थोड़ा सा बाहर से डिस्टर्बेंस। देखो, कोटपुतली बहरोड जिले की प्रमुख नदियां, तेज गति से बारिश आ रही है बच्चों, बहुत तेज बारिश आ रही है, जिसके कारण हल्का सा डिस्टर्बेंस था। तो देखो, कोटपुतली बहरोड जिले की प्रमुख नदियों में
एक नदी की तो बात करेंगे अपन, बाण गंगा नदी। कौन सी? बाण गंगा नदी। और दूसरी बात करेंगे, वो बात करेंगे साबी नदी को लेकर। कौन सी? साबी नदी। देखो आप जानते हैं कि बाण गंगा नदी ये पहले जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से निकलती थी, लेकिन आज बैराट की पहाड़ियां विराटनगर तहसील कोटपुतली बहरोड में आ गई। तो इस नदी का उद्गम स्थल भी कहां पर हो गया है? कोटपुतली बहरोड से हो गया है। बैराट की पहाड़ियां। तो बैराट की पहाड़ियां आज कौन से, और यहीं से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। जैसे ही बैराट की पहाड़ियों की बात आती है तो आपको यहाँ पर भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी को लेकर भी बात की जाती है। बैराट की पहाड़ियों की बात आती है तो बैराट सभ्यता की भी बात की जाती है। और बैराट सभ्यता है, यहाँ से आपको सम्राट अशोक के कालीन भापरू शिलालेख के और यहाँ से बौद्ध धर्म कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये आज कौन से जिले में आ गए? कोटपुतली बहरोड। साबी नदी ये सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, कोटपुतली बहरोड जिले में बहती है। इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता का विकास हुआ। और ये जोधपुरा सभ्यता ये पावटा तहसील में पड़ती है और ये एक लोह युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? लोह युगीन सभ्यता। तो पहले जयपुर में आती थी जोधपुरा सभ्यता, अब कौन से जिले में आती है? कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आने वाली ये सभ्यता। भैया ये कुछ छोटी छोटी बातें थी कोटपुतली बहरोड जिले को लेकर, जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सभी बातें आपको याद रखना। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक और नए जिले के साथ। तब तक सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।